हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड जीके को एक नए सिरे से शुरू करेंगे क्योंकि आपके जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है जैसे पटवारी, बंदी रक्षक, पुलिस जैसी भर्तियां जो होने वाली हैं उनमें उत्तराखंड जीके जो पूछी जाएगी वो किस स्तर पर पूछी जाएगी ये आप अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं कनिष्ठ सहायक और वीडियो वीपीडीओ का उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपको एक एक चीज़ और जो फैक्ट्स हैं जो प्री एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको याद रखने हैं। तो किस तरह उन फैक्ट्स को आप याद रखें वही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपकी जो एक परीक्षा वाणी बुक आती है जो सभी के पास होगी, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे के पास ये बुक मिल जाएगी परीक्षा वाणी। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, उसमें सबसे पहले यही विवरण दिया गया है कि कौन कौन से जो उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। पर बात यहाँ पर आती है कि आप इन फैक्ट्स को कैसे याद रखें। जैसे कि आज के एग्ज़ाम का जो स्तर है उसमें ये नहीं पूछा जाएगा आपको कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है, पर क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाएगा कि जो मोनाल पक्षी है वो कितने ऊंचाई पर पाया जाता है। तो इन तथ्यों को, इन फैक्ट्स को कैसे याद रखना है मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, और आपको ये याद भी रहेगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य का जो चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए उत्तराखंड राज्य चिन्ह ये है, ठीक है। शासकीय कार्यों में जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है, ठीक है। आपको कहीं भी सरकारी यानी कि शासकीय कार्यालय में ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो सरकारी कामों में जो चिन्ह यूज होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, राज्य चिन्ह कहते हैं। राज्य चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चिन्ह है किस तरह से बना हुआ है। आपको ये हीरे का यानी कि डायमंड के रूप में ये दिखेगा। और देखिए इस तरह से मैंने जो ये आपको बना के दिखाया ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है। समचतुर्भुज की तरह आपको दिख रहा है। अगर आप इसको सीधा कर दे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये रटना नहीं है, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक के लाट अंकित है। लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए 3 चोटी कौन कौन सी हैं। 3 चोटी हैं, एक चोटी ये है, बीच वाली चोटी ये है और तीसरी चोटी ये है। और जो बीच वाली चोटी है इसमें क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखा है, जिसमें बीच वाली चोटी पर लाल पृष्ठ पर अशोक की लाट अंकित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अशोक का चिन्ह है और नीचे यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। पृष्ठ का लाल रंग जो है वो राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है। और राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर गंगा की 4 जलधाराओं को नीले रंगों में दिखाया गया है। राज्य चिन्ह के सबसे नीचे नीले रंग में उत्तराखंड राज्य अंकित है। तो देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 ये आपको जो दिखाई दे रही है ना, ये का जो 4 लहरें हैं वो गंगा की लहरें हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको नीचे नीले रंग से यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ भी इसमें रटना नहीं पड़ेगा और इससे कुछ आता भी नहीं है एग्जाम में, बस आपका ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य गीत, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य गीत कौन सा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो है ये कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, इसको राज्य गीत का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा और आपको ये डेट याद रखनी है, ठीक है। 6 फरवरी 2016, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखित है, हेमंत बिष्ट द्वारा ये लिखित है। तो आपको नाम तो ये याद रखना ही पड़ेगा। अब आपको डेट कैसे याद रखनी है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 2016, ठीक है। 2016 में देखिए सिर्फ आपको 2016 याद रखना है। और डेट याद रखने से पहले आपको मंथ याद होना चाहिए। तो मंथ जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा 2, यानी कि फरवरी में
और लास्ट डेट देख लेंगे आप 6, तो 6 फरवरी 2016 में जो राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन को उत्तराखंड राज्य गीत का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। राज्य गीत 9 मिनट की अवधि का है। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोई। ठीक, और राज्य गीत में आवाज़ किस किस की है? श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला। ठीक है, तो देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य गीत स्वर किसके हैं? नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी के। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 6 फरवरी 2016 आपको डेट याद रखनी है। किसके द्वारा ये लिखित है? तो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। और किसने इसमें अपने स्वर दिए हैं? तो नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग। ठीक है, सबको ही पता होगा उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग। अब कस्तूरी मृग को जो हिमालयन का मस्क डियर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है, मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, तो देखिए मास्क से आपको ये याद रह सकता है, मास्कस काइसोगास्टर जो है कस्तूरी मृग का साइंटिफिक नेम है, यानी कि वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो आंकड़ा है ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों पर कितनी ऊंचाई में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन इसी तरह से दिए जाएंगे, जैसे 2500 से 5000 मीटर, 3600 से 4400 मीटर। आपको एक टिक करना पड़ेगा और आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसको याद करना है। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मौसिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो देखिए ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस किस राज्य में और ये पाए जाते हैं, क्योंकि आपको उत्तराखंड राज्य का ज्ञान आपको चाहिए, बाकी आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि किस राज्य में से क्या कहा जाता है, क्योंकि आज तक ना ही ये प्रश्न बने हैं और ना ही ये प्रश्न बनेंगे। क्योंकि आपको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में कितनी इसकी प्रजातियां हैं, भारत में इसकी कितनी प्रजातियां हैं, बाकी राज्यों में कितनी है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। भले ही आपकी बुक में लिखा है, बुक में तो पूरा ही लिखा रहता है, पर आपको एक फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 चीज़ें हैं इस पेज में, वो आपको याद रखनी है कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है मास्कस काइसोगास्टर है। ये जो पाए जाते हैं वो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, और कस्तूरी मृग की राज्य में 4 प्रजातियां हैं। तो ये देखिए आपको ये 2 कैसे याद रखने हैं ये मैं बताती हूँ। कस्तूरी आपको दिख रहा होगा, कितने अक्षर इसमें हैं? 1 2 3 4, क स त र। ठीक है, कस्तूरी तो 4 अक्षर ये हैं। तो उत्तराखंड राज्य में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाएंगी? 4 प्रजाति पाई जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 3600 से 4400 आपको कैसे याद रखना है? आप इसको 4, तो आपको पता चल गया कि 4 प्रजाति इसकी पाई जाएंगी, तो 4 को 9 से इंटू करिए और 4 को 11 से इंटू करिए, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितनी ऊंचाई में ये रहते हैं। ठीक है, 4 × 9 36 और 4 × 11 44। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक बार आपको 9 से इंटू करनी है, एक बार 11 से, मतलब ऑड नंबर से आपको इंटू करनी है 4 की, और आपको पता चल जाएगा ये कितनी हाइट में पाए जाते हैं। तो 36, ठीक है, और 44, यानी कि 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कस्तूरी मृग का रंग जो है भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट आपको बेसिक जो जानकारी देनी है कस्तूरी मृग की वो मैं पूरा ही बताऊंगी आपको कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर, 2 बाहर निकले नुकीले दांत और लगभग 20 इंच इसकी ऊंचाई होती है। तो आपको एक इस तरह से लग रहा होगा जैसे आप बचपन में गाय में निबंध लिखते थे, तो कस्तूरी मृग में जैसे एक प्रकार का निबंध लिखा गया हो। ठीक है, तो आपको ये निबंध
तरीके से याद नहीं रखना, जो इसके फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं, आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग के पीछे के पाँव जो है आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग के सूंघने की शक्ति जो है वो तीक्ष्ण होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है, ठीक है। और मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि कितनी होती है? 6 माह की होती है। तो इसमें से आप ये वाला पॉइंट जो है याद रख सकते हैं कि जो मादा कस्तूरी मृग होती है उसके जो गर्भधारण की अवधि है वो 6 माह की होती है। पर आज तक ये प्रश्न भी पूछा नहीं गया है, पर फिर भी आप इस पेज में सिर्फ इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कस्तूरी मृग का भोजन जो है केदार पाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मोनाल पक्षी का आलू है, वैसे ही कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? केदार पाती है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त होती है, ठीक है। तो जो कस्तूरी होती है वो नर में होती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मृग में कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बारी में जो कस्तूरी निकलती है वो 30 से 45 ग्राम ही निकलती है, ठीक है। कस्तूरी जो 3 प्रकार की होती है, नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी पूछी जाएंगी। औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि कस्तूरी का जो प्रयोग है वो किस रूप में किया जाता है, ठीक है। तो औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है। और रासायनिक रूप से जो कस्तूरी होती है वो क्या होती है? मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल, ठीक है। ये कस्तूरी का साइंटिफिक नेम है, कस्तूरी मृग का नहीं, कस्तूरी का, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण, ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग को संरक्षित करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए ये आपको ध्यान रखने हैं, ये ईयर आपको ध्यान रखने हैं। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सबसे पहले 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो सबसे पहला आप ईयर याद करेंगे 1972, ठीक है। उसके ठीक 10 साल बाद का आप याद कर लेंगे 1982। इसी तरह से जो ईयर है वो आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले केदारनाथ में 1972, फिर केदारनाथ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे आप तो चमोली आता है, ठीक है। तो चमोली में मतलब रुद्रप्रयाग के आगे जो जिला पड़ेगा वो चमोली पड़ेगा। तो फिर चमोली जिले में कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। तो दो तो आपको याद हो गए, 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई, और 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। आपको ये नाम भी ध्यान रखना है, कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र, ये कहाँ है? चमोली जिले में, ठीक है, चमोली जिले के कांचुला खर्क में। अब देखिए एक और याद रखना है आपको, इन दोनों के बीच का ईयर 1977, 77, ठीक है। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में बागेश्वर जिले में की गई, ठीक है, जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। तो अस्कोट आपको यहाँ से पता चला होगा कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो ये 4 जो फैक्ट हैं वो अच्छे से आपको याद हो गए होंगे। सबसे पहले 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। फिर ठीक 10 साल बाद का आप याद रखें तो 1982 में चमोली जिले में कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। फिर एक ईयर आप याद रखेंगे इन दोनों के बीच का 1977, जहाँ पर 2 जो नंबर हैं वो सेम होंगे लास्ट के। तो कौन कौन से होंगे? 77 होंगे, ठीक है। तो 1977 में बागेश्वर में जो है महरूड़ी कस्तूरी मृग
अनुसंधान की स्थापना की गई और सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, तो वो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ब्रह्म कमल राज्य के हिमालय क्षेत्र में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अभी आपको मैं बताऊंगी किस तरह से ये याद रखना है। अभी आपने याद किया था कि कस्तूरी मृग जो है कहाँ कितनी ऊंचाई में पाए जाते हैं, तो मैंने बताया था कि कस्तूरी कितने प्रकार कितनी जातियाँ हैं, कितने प्रकार की पाई जाती हैं उत्तराखंड में, तो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, तो 4 को अगर 9 से इंटू करेंगे तो 36, 4 को 11 से इंटू करेंगे तो 44। तो आंसर आपको मिल गया कितने कितने ऊंचाई में पाई जाएंगे, 3600 से 4400 मीटर पे। उसी तरह से ब्रह्म कमल, ब्रह्म से आपको एक नंबर याद रखना है, ब्रह्म मतलब 12, मतलब नहीं, आपको ये याद रखना है ब्रह्म का मतलब 12। ठीक है, तो देखिए 12 से आपको याद रखना है 12 को अगर आप 4 से इंटू कर दें तो 48, मतलब 12 की टेबल अब चलेगी आगे। ठीक है, क्योंकि 12 आपको यहाँ इससे मिला है। ठीक है, और 12 इंटू 5 60, तो आपको ये पता चल गया कि ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई में पाए जाएंगे, 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में ये पाए जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म कमल का जो फूल होता है वो एस्टेरेसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, यानी कि आपको फैमिली अगर पूछी जाए, वैसे पूछी कभी नहीं गई है, पर एस्टेरेसी कुल का पौधा आप याद रख सकते हैं। ब्रह्म कमल का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जो कि है सोसूरिया अबवेल्टा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म कमल की अन्य प्रजाति फेन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया ग्रानिफोलिया। ठीक है, ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है, कोलपदम। ये आपको याद रखना है कि स्थानीय नाम जो ब्रह्म कमल का है वो क्या है, कौलपदम है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सौगंधिक पुष्प जो है ब्रह्म कमल को किस ग्रंथ में कहा गया है, तो महाभारत के वन पर्व में इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। या महाभारत के वन पर्व में जो है ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है, आपके पास इसी तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको कौलपदम कहा गया है या सौगंधिक पुष्प कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, सौगंधिक पुष्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म कमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब मैंने क्या कहा था, आपको ब्रह्म से आपको 12 याद रखना है। ठीक है, अब ब्रह्म कमल एक बारी में आप बोल नहीं पाते, ब्रह्म एक फिर कमल 2 बारी बोलना पड़ रहा है, तो 12 इंटू 2 24 जो प्रजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, राज्य में पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ब्रह्म कमल राज्य के फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में बहुतायत मिलते हैं। ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का महत्व है। ठीक है, ब्रह्म कमल का जो फूल होता है वो बैंगनी रंग का होता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। ब्रह्म कमल फूल के खिलने का समय जो है जुलाई से सितंबर है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो ब्रह्म कमल है वो जुलाई से सितंबर में खिलता है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प लगता है। ठीक है, ब्रह्म कमल का पुष्प जो है अर्धरात्रि को खुलता है, यानी खिलता है, सॉरी, जो कि मतलब आधी रात में ही ये जो पुष्प है वो खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जो जड़ें हैं उसको पीस कर जो किसका उपचार किया जाता है, हड्डी उपचार में ये प्रयोग किया जाता है और हिमालय पुष्पों का ये सम्राट कहा जाता है। तो आपको इसमें कौन कौन से फैक्ट याद रखने हैं, एक तो जो ब्रह्म कमल फूल है वो कब खिलता है, तो जुलाई से सितंबर माह इसका टाइम है खिलने का। ठीक है, और राज्य में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, और बात करें तो ये कितनी ऊंचाई में पाया जाता है, तो 12 को 4 से इंटू करो 48, 12 को 5 से इंटू करो 60, तो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको ये फैक्ट जो है याद रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये आपको परीक्षा वाणी में भी नहीं मिलेगा। ब्रह्म कमल पर जो डाक टिकट जारी किया गया था ₹2.5 का, वो किस ईयर किया गया था? तो 1982। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर डाक टिकट में देख सकते हैं 1982 में ब्रह्म कमल के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस, ठीक है। बुरांस वृक्ष 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रोडोडेंड्रॉन अर्बेरियम, ठीक है। वानस्पतिक नाम जिसे कहते हैं वो है, आपको ये याद रखना है। और कितने मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं? तो 1500 से 4000 मीटर की ये ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए 1500 जो है ना, सबसे नीची टर्म होती है हमको किसी भी फैक्ट्स को याद करने में, मतलब कितनी ऊंचाई में पाया जाता है। तो 1500 जो है सबसे लोवेस्ट टर्म होती है। आपके ऑप्शन में भी जो 1500 है ना, वो सबसे लोवेस्ट टर्म आएगी आपके ऑप्शन में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बुरांस है ना, जहाँ पर से जो माउंटेन एरिया शुरू होने लगता है, मतलब अगर आप ज़्यादा ऊंचाई में भी ना जाएं, और जहाँ से पर्वतीय इलाका शुरू होने लगता है, थोड़े ही अगर दूरी पे आप जाएं, तो आपको बुरांस के पेड़ जो हैं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको बस ये ध्यान रखना है कि बुरांस के पेड़ आपको जो है नीचे के एरिया में भी देखने को मिल जाते हैं। तो 1500 जो कि नीचे का सबसे छोटी टर्म है, 1500 से 4000 की मीटर की ऊंचाई में जो है आपको बुरांस के पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। बुरांस जो है एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां हैं? 87 प्रजाति पाई जाती हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरांस के रोडोडेंड्रॉन अर्बेनियम प्रजाति की जो खोज हुई थी वो श्रीनगर जम्मू में हुई थी, ठीक है। यानी कि कौन सा श्रीनगर? जम्मू वाला, पौड़ी वाला श्रीनगर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरांस वृक्ष की विशेषता हमको देखनी है कि बुरांस वृक्ष की विशेषता क्या क्या होती है। बुरांस के फूलों का जो रंग होता है वो चटक लाल होता है, बहुत ज़्यादा लाल जो है बुरांस का फूल होता है, आप सबने देखा ही होगा। सफ़ेद जो बुरांस होता है ना, वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो बुरांस के पेड़ हैं वो आपको ना छोटी हाइट पे भी मिल जाएंगे। जो माउंटेन एरिया है उसमें छोटी जो नीचे की ऊंचाई है वहाँ पर भी आपको बुरांस मिल जाएंगे। वहाँ पर रेड रेड कलर के जो हैं बुरांस होंगे। पर अगर आप और ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो बुरांस का रंग है, फूल का जो रंग है वो हल्का पड़ने लगता है, और जो सफ़ेद रंग का जो बुरांस होगा वो आपको 11,000 फीट की ऊंचाई पे मिलेगा, ठीक है। फूलों का खिलने का समय जो होता है फरवरी से अप्रैल के तक होता है, ठीक है। तो बुरांस का जो फूल होता है आपने देखा होगा कि ये फरवरी से, यानी कि आप लगा सकते हैं बसंत पंचमी से और बैसाखी तक ये खिलता है, उसके बाद ये झड़ने लगता है, ठीक है। बुरांस का जो पुष्प है, बुरांस के पुष्प में मिथेनॉल होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। तो देखिए ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और ये एक बार पूछा भी गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बुरांस वृक्ष को किस वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया? तो आपको ये याद रखना है 1974, ठीक है। ये एक ईयर आपको इसमें ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो बुरांस का पेड़ है वो आपको कम हाइट में भी मिल जाएगा। तो आपको ये याद रखना है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे आपको ये मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1977 यानी कि 1974 में संरक्षित वन घोषित हुआ, ठीक है। ये आपने अभी ध्यान रखा। इसके 3 साल बाद ही जो है 1977 में बुरांस पर एक डाक टिकट जारी हो गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1977 लिखा है, 50 पैसे का एक डाक टिकट जारी हुआ था, ठीक है। ये जो फैक्ट है वो आपको परीक्षा वाणी में नहीं मिलेगा, पर कभी कभी इनसे भी जो है प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो है मोनाल है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है, ठीक है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। अब देखिए 2500 से 5000,
ठीक है, आपको ये याद कैसे रखना है। मोनाल क्या है? पक्षी, यानी कि बर्ड है ना। पक्षी से आप 25 याद रखेंगे, पक्षी से 25 याद रखेंगे। एक राइमिंग है 25 पक्षी, ठीक है। तो 25 और 25 का दुगुना 50, और 50 आप याद रख लेंगे तो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में मोनाल पक्षी पाया जाता है। मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। देखिए, मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी किसी भी साइंटिफिक नेम की, क्योंकि मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। वैज्ञानिक नाम जो है उस वीडियो का है, जो भी उत्तराखंड में जितने भी पाए जाते हैं उनके साइंटिफिक नेम मैंने बताए हैं, तो उनको वहाँ से आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो देखिए आगे, देखिए मोनाल जो है फेजेंट परिवार का पक्षी है और राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी जो है मोनाल ही है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल व मुनाल कहा जाता है और डाफिया जो है मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है, ठीक है। तो आपको इससे क्या याद रखना है? आपको इससे यही याद रखना है कि जो मोनाल पक्षी है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यही इस पेज में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया, पक्षी से आप 25 याद रखेंगे और 25 का दुगना कर देंगे 50, तो 2500 से 5000 मीटर। और इसकी राज्य में कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 4। तो आपको याद रखना है पशु की भी 4 प्रजाति हैं राज्य में और पक्षी की भी 4 प्रजाति है। कस्तूरी का तो मैंने आपको इस तरह से याद करवाया था ना कि कस्तूरी में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो इसके 4 प्रजाति। तो आपको ये याद रखना है कि पशु की भी जो है 4 प्रजाति हैं राज्य पशु की, और पक्षी की भी कितनी है? 4 प्रजाति हैं, ठीक है। मोनाल पक्षी की विशेषता क्या क्या है? मोनाल पक्षी देखिए घोंसला नहीं बनाती हैं। नर मोनाल के सर पर मोर की भांति कलगी होती है। आपने अभी फोटो देखी होगी, देखिए यहाँ पर इस तरह से जो मोर होता है ना, मोर के सर पर कलगी होती है, उसी तरह से जो मोनाल है उसके सिर पे भी कलगी होती है, ठीक है। अब देखिए, मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया जो है वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? आलू है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन क्या है? केदार पाती है, उसी तरह से मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है वो आलू है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो बुरांस का पेड़ है, ठीक है, उसको 1974 के तहत संरक्षित घोषित किया गया और इसको जो है 1972 के तहत जो है इस पक्षी को संरक्षित घोषित किया गया। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार जो है 2008 में मोनाल की गणना करवाई थी और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या कितनी थी? 919 थी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। बाकी आपको जो विशेषता है मैंने बता दिया, और इसका जो प्रिय भोजन है वो आलू होता है, ठीक है। अब देखिए, मोनाल पक्षी पर जो है आपको डाक टिकट याद रखना है। तो इसका तो बहुत सिंपल है, आपको मैंने बताया कि मोनाल जो है पक्षी है 25 याद रखना है, 25 से 50, और फिर 25 की ही टेबल में 3 टाइम्स क्या होता है? 75, ठीक है। तो याद हो गया आपको, 2500 से 5000 की मीटर की ऊंचाई में ये पाए जाते हैं और 1975 पे इस पे डाक टिकट भी जारी हो गया, यानी कि 25 25 इंटू 250, 25 इंटू 3 75। तो तीनों फैक्ट्स जो हैं, दोनों फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद हो गए। और मोनाल के राज्य में कितनी प्रजातियां हैं? तो 4 प्रजातियां हैं जितनी की पशु की हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट जो हैं अब आप भूलेंगे नहीं, आई होप, ठीक है। अब देखिए, राज्य तितली कॉमन पिकॉक 7 नवंबर 2016, ठीक है, को कॉमन पिकॉक को यहाँ पर कॉमन पिकॉक कर लेना, ठीक है। कॉमन पिकॉक को जो राज्य की तितली घोषित किया गया, ठीक है। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलती हैं, ठीक है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम जो है आपको याद रखना है, पैपिलियो बाइनर है। 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1996 को लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया और
जो कॉमन पिकॉक है वो टिमरू के पेड़ पर अंडे देती है। ठीक है, किसके पेड़ पर? टिमरू के पेड़ पर, और उसी की पत्तियां भी ये खाती हैं। कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली जो है ट्रोइडेस डेडीहार्ट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड बिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इससे क्या याद रखना है? एक ये याद रखना है कि इसको राज्य तितली किस वर्ष घोषित किया गया। तो आपको याद रखनी है डेट, 7 नवंबर 2016। देखिए 2016 में ही जो है राज्य गीत घोषित किया गया, जो मैंने आपको बताया, जिसका आपको याद रखना है क्या, 6 फरवरी 2016 को जो है राज्य गीत घोषित किया गया था। उत्तराखंड सशत वंदन अभिनंदन जो राज्य गीत है, और 2016 में ही राज्य तितली कॉमन पिकॉक को जो है राज्य तितली घोषित किया गया। आप देखिए 7 नवंबर बहुत अच्छी डेट है। 9 नवंबर को हमारा राज्य बना था, उससे 2 दिन पहले यानी कि 7 नवंबर। ठीक है, और 2016 आपको जो है ईयर याद रखना है। ठीक, आगे देखते हैं उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। ठीक है, अब देखिए भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ठीक है, अब देखिए किस कमेटी ने, तो आपको ये याद रखना है भंडारी कमेटी ने। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? हरीश रावत जी थे। और 2015 में ढोल को जो है राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। तो देखिए इसमें डेट भी नहीं लिखी गई है, आपको सिर्फ ईयर याद रखना है 2015। ठीक है, ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसका तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर इसे बनाया जाता है। ठीक है, ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। ढोल से नौबत, निमती, रहमानी, बड़े आदि ताल बजाए जाते हैं। ये देखिए तालों के नाम हैं ये। ठीक है, जैसे कि कोई मांगलिक कार्य होता है उससे पहले जो ताल बजती हैं ढोल से, उसका नाम बड़े है। ठीक है, नौबत प्रातः काल औजित जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। ये कोई भी चीज़ जो है एग्जाम में आने लायक नहीं है, पर फिर भी जो है आपको एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये पता होना चाहिए। ठीक है, मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले जो ताल बजाई जाती है उसे बड़े ताल कहा जाता है। और राज्य में एकमात्र ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो कौन है? उत्तम दास। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य में एकमात्र ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं वो कौन है? वो है उत्तम दास। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये देखिए लास्ट जो है पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, आज के टॉपिक के। तो देखिए उत्तराखंड का राज्य खेल जो है क्या है? फुटबॉल है। कई बार पूछा गया है, पर अब क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है फुटबॉल, उसको राज्य खेल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2011 जो है आपको ईयर ध्यान रखना है। 2011 में जो है फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड राज्य भाषा हिंदी है, आपको पता होगा। और द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत को किस वर्ष जो है द्वितीय यानी कि दूसरी राजभाषा घोषित किया गया? तो 2010 में जो है संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। तो पहला आपको याद रखना है, संस्कृत का आपको 2010 ध्यान रखना है, और फुटबॉल का आपको 2011 ध्यान रखना है। और ढोल जो है राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया? तो 2015 आपको ध्यान रखना है। तो आज के पूरे जो टॉपिक है प्रतीक चिन्ह का, उत्तराखंड राज्य के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, किसको किस वर्ष जो है दर्जा मिला, ठीक है, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये याद होना चाहिए। अब आप जो है कभी इनको भूलोगे नहीं अगर आपने अच्छे से वीडियो को सुना होगा, अच्छे से समझा होगा। ठीक है, एक बार और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखना कि आपको इस वीडियो से कितना समझ में आया और आपके क्वेश्चन अब जो हैं गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से याद हुआ होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी, और इसी तरह जो है आपकी पटवारी, बंदी रक्षक और पुलिस की तैयारी आगे चलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।